आपने गट और माथे की चमक का कहा तो ये माइंड गट कनेक्शन के बारे में आजकल बहुत बात होती है। तो मैंने सुना है कि ये गट को भी सेकंड ब्रेन कहते हैं। तो कैसे वो सेकंड ब्रेन है? आजकल लोगों को ना डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें 2023 के एक रिसर्च पेपर की, तो 10 में से 7 भारतीयों का डाइजेस्टिव इशू है ही है। डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, गैस्ट्रिक, ब्लोटिंग वगैरह, खाली पेट के कैप्सूल खा रहे हैं, DSR खा रहे हैं। तो डाइजेशन इशू आज के समय में बहुत ज़्यादा है। Hello everyone, I am Vishal Jindal and welcome to the Vishal Show. Today we are really very excited to start this episode. This will gonna be a first episode of the Vishal Show, and this show is truly based on a theme that how you can become a better version of yourself. And in this series, the first guest we have on our show he is someone who is from the field of medical and health. And he will gonna talk about how you can become a better version in your health. So it's time to welcome our first guest on our first episode. Let's have a founder and director of Vedamrita, आचार्य शुभम बरवाला। आचार्य जी, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो आपका एक बहुत कमाल का एक रिसर्च रहा है। आपने बहुत अपने जीवन के साल जो है रिसर्च में, योग में, बहुत सारी दवाइयों के पेटेंट्स में, आप नेचुरोपैथी, योग और आयुर्वेद से जुड़े रहे हैं। आपने तमाम तरीके की रिसर्च करी हैं जो जनहित के लिए बहुत कारगर साबित हुई हैं। आज हम विशाल शो का पहला एपिसोड आपके साथ शूट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय है। तो और सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हेल्थ आती है बेटर वर्जन बनने के लिए। तो उसी सीरीज में हमारे जो गेस्ट हैं वो आप हैं। आजकल क्या सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है चल रहा है हेल्थ में और क्या कारण है? आजकल विशाल जी मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोगों को ना डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें 2023 के एक रिसर्च पेपर की, तो 10 में से 7 भारतीयों का डाइजेस्टिव इशू है ही है। डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, गैस्ट्रिक, ब्लोटिंग वगैरह, खाली पेट के कैप्सूल खा रहे हैं, DSR खा रहे हैं। तो डाइजेशन इशू आज के समय में बहुत ज़्यादा है। तो डाइजेशन में क्या ऐसे कारण रहे हैं कि भाई डाइजेशन इशू बहुत ज़्यादा अब लोगों को आ रहा है? आजकल खान पान आप देख रहे हैं, अलग अलग फास्ट फूड है, जंक फूड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मोमोज। उससे बड़ी बात क्या है कि लोगों का एक टाइमिंग नहीं है खाना खाने का। अलग अलग टाइम पे कभी क्या खा लिया, कभी थोड़ी देर बाद भुजिया आ गई तो खा लिया, ऐसे अलग अलग टाइम पे खाते रहते हैं, जिसके कारण से हमारा जो HCl है वो एक्स्ट्रा रिलीज होता है, तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती रहती है। ओके। तो जब हम डाइजेस्टिव इश्यूज की बात करते हैं, पुराने समय से लेकर के अब तक खाने के बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदल गई हैं, पैटर्न बदल गए हैं, लाइफस्टाइल बदल गया है। पहले क्या भोजन होता था और आज क्या भोजन है? जो हम घर के भोजन की बात कर रहे हैं, अभी बाहर के भोजन की हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले घर में क्या हमारे होता था? घर में हम पहले क्या होता था ना, लोग सुबह खाली पेट बेड टी की बजाय छाछ पीते थे सुबह। ओके। तो एक मैं महेंद्रगढ़ था, तो एक माता जी ने बताया मुझे, रोज सवेरे जो मट्ठा पीवत है, जीरा नमक मिलाए, बल बुद्धि 30 से बढ़ता है, सभी रोग झड़ जाएं। इसका मतलब मतलब जो सुबह सुबह जो छाछ पीता है जीरा और नमक मिला करके, हाँ, उसकी बल और बुद्धि बहुत तेजी से बढ़ती है और सभी रोग खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा सुबह जो बेड टी के अलावा छाछ से शुरुआत होती थी पहले। हमारे खान पान सारा ही बिल्कुल सात्विक तरीके से होता था। चूल्हे की रोटी बनती थी, आज कल ओवन के अंदर खाना बनता है। तो बहुत सारी चीज़ों का चेंज हो गया। ठीक है। सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो छाछ क्या हर मौसम पी सकते हैं? नहीं, देखो सावन और भादों का जो मौसम होता है उसमें दही और छाछ नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। जो हमारे ऋतुकाल के अकॉर्डिंग। ठीक है। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो गट हेल्थ के लिए, हमारे डेली जो भोजन अगर हम लोग जो खाते हैं कि उसके अंदर हमारी गट हेल्थ इंप्रूव हो सकती है? विशाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, गट हेल्थ में 2 चीज़ मेन काम करती है, एक प्रीबायोटिक्स और एक प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आपका जो फर्मेंटेटेड फूड होता है, जैसे दही है, छाछ है, ये आपकी गट के लिए काफ़ी बढ़िया रहती है। और जो प्रोबायोटिक्स में जो आपके जो गट के जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए जो खाना होता है, जैसे बनाना है या लहसुन आदि है, जो आपके गट के जो बैक्टीरिया वो खाना खाते हैं, वो आपकी प्रीबायोटिक्स कहलाते हैं। तो ये दोनों तरह का जो फूड है वो आपकी गट के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जबकि जब आप देखते हैं आजकल बाजार में क्या है, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी मैदा होता है जो आंतों के अंदर जा करके जम जाता है। ठीक है। आपकी अग्नि को कमज़ोर करता है, आपके बॉडी में आम बढ़ाता है। आज के समय में आम बताना चाहूँगा, आम मतलब
जो वेस्ट पार्टिकल है, जो मतलब खाना पच नहीं पाता, वो आगे जा करके आयुर्वेद की भाषा में आम वात डिसऑर्डर बनेगा, अलग अलग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तक बनता है। तो बहुत खतरनाक चीज़ है जो आप आजकल ये पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज खा रहे हैं। तो ये आम को थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि ये मान के चलो आप इसे डिस्पोजेबल वेस्ट कहते हैं बॉडी का, ये और ये क्या क्या बीमारियों को उत्पन्न करता है? एक्चुअली क्या है, आम क्या है कि जब हमारी मंदाग्नि रहती है, मंदाग्नि यानी कि हमारा अग्नि मंद रहती है। ठीक मैं है। आपको बताना चाहूँगा, आचार्य वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में बताया, रोगा सर्वव्यापी मंदाग्नो न जायते महाग्नो, मंदाग्नो ही अन्न विपाक का नाम कारणम रोगा सर्वे में। तो जो मंदाग्नि है वो सभी रोगों की जड़ है। मतलब आप खाना खा रहे हो, पाचक अग्नि मंद है, खाना पचेगा ही नहीं, तो फिर वो आम क्रिएट होगा। आम क्रिएट होगा तो धीरे धीरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाकर के जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सभी रोगों को जड़ ही मंदाग्नि है। ओके। मतलब लोगों के उंगलियों में जाकर के आम जम गया तो आम बात हो गया, यहाँ पर ज्वाइंट्स पेन, गठिया हो गया और हो गया, बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बनाता है ये। ओके। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, ये जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है जी। तो आयुर्वेद जब हम अभी रेगुलर खाने की बात कर रहे थे कि भाई खाने में आपका क्या क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या ऐसी डाइट में शामिल हो, तो ऐसे में दवाइयाँ या योग जो है ये कितना सहायक है अग्नि को तेज करने के लिए, मंद अग्नि को ठीक करने के लिए? अग्नि को तेज करने के लिए प्राणायाम तो अग्नि को बढ़ाता ही है। कौन सा प्राणायाम? मेनली आप गट हेल्थ के लिए मेनली कपालभाति बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। लेकिन एक दिक्कत और है, मैं आपको बताना चाहूँ। आजकल लोग क्या करते हैं, जब तक पेट साफ नहीं होता और कपालभाति करना शुरू कर देते हैं, तो क्या है, जो कचरा वैसे तो गट को बार बार स्टिमुलेट करता है, तो कचरे को जो हमारा वेस्ट पार्टिकल है उसको लूज करता है ताकि पेट साफ हो जाए। ठीक है। लेकिन पेट साफ होने के बाद कपालभाति करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है भविष्य के लिए। गट हेल्थ को भी ठीक करता है, हमारे जो बैक्टीरिया हैं गट के उनको भी प्रॉपर मैनेज करता है। साथ में एक चीज़ और है, मैं वैसे बहुत जगह देखा कपालभाति लोग करते तो हैं, ये पार्ट तो योग का आ गया। ठीक है। लेकिन क्या है कि कपालभाति वो सुखासन में कर लेते हैं। ठीक है। जबकि आप देखेंगे स्वात्मानंद सूर्य जी ने हठ प्रदीपिका में बताया कि आपको या तो पद्मासन में कीजिए या फिर आप वज्रासन में कीजिए, जहां आपका मूलबंध लग रहा हो। ठीक है। आप पद्मासन में कीजिए, फिर आप कपालभाति कीजिए, तो आप देखेंगे आपके कपाल पर, माथे पे चमक आनी शुरू हो जाएंगी। और सारा रोल ही गट का है। उन्होंने यही कहा कि आपके माथे पे चमक आएगी, तो कैसे चमक आएगी? आपकी गट ठीक होगी, आपका रस प्रॉपर होगा, तो रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सब प्रॉपर हो जाएगा, तो आपकी बॉडी में ओज तेज बढ़ेगा, आपके माथे पे चमक आएगी। ये आपने गट और माथे की चमक का कहा, तो ये माइंड गट कनेक्शन के बारे में आजकल बहुत बात होती है। बिल्कुल जी। तो मैंने सुना है कि ये गट को भी सेकंड ब्रेन कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। तो कैसे वो सेकंड ब्रेन है? हाँ, ये आपकी बहुत बढ़िया बात है। गट सेकंड ब्रेन क्यों है? हमारे गट के अंदर 100 से 500 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। आपकी स्पाइनल कोड से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं। ओके। इसका एक एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है। मतलब क्या है कि जो आपकी अंदर की जो मूवमेंट्स हैं, आपका जो अब्जॉर्प्शन है, जो सीक्रेशन है, सेरोटोनिन है, माइंड को रिलैक्स करने वाले हार्मोन्स हैं, सब कुछ ही गट अपने आप करता है विदाउट ब्रेन की सहायता लिए। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। और ये सेकंड ब्रेन इसलिए कहा जाता है। और एक ये वेगस नर्व से भी जुड़ा होता है ब्रेन से। मतलब आपको कहीं पे भी लेक्चर देना है, कुछ करना है, जब भी कोई टेंशन की बात आएगी, आपके पेट में तितलियां उड़ने लग जाएंगी। हाँ, होता है, गड़बड़ हो जाती है। हाँ। तो इस ब्रेन और गट आपस में बहुत कनेक्टेड है। ओके। तो क्या पेट की वजह से दिमागी बीमारियां भी होती हैं? 100%। किस किस तरीके की बीमारियां मतलब जनरली होती है पेट की वजह से? जनरली क्या है कि मैं आपको बताना चाहूँगा विशाल जी, कि हम सोचते हैं कि गट हेल्थ डिस्टर्ब हो गई तो क्या होगा। अभी लोग सोचते हैं गैस्ट्रिक हो जाएगी, डिस्कम्फर्ट फील होगा, या कब्ज हो जाएगी, यही होता होगा गट हेल्थ। लेकिन आज के समय में अगर आपका काम में मन नहीं लग रहा, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, शरीर थका थका रहता है, वो भी गट डिस्कम्फर्ट का ही साइन है। ओके। हाँ, गट डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, गट बिल्कुल आपकी सही रहेगी, तो आपके 90% जो सेरोटोनिन है, आप ब्रेन की बात कर रहे थे, 90% सेरोटोनिन आपके गट में ही रहता है, गट में ही रिलीज होते हैं।
पेट में रिलीज होते हैं जो हैप्पी हार्मोन होता है, हैप्पी सेरोटोनिन। हार्मोन, सेरोटोनिन, डोपामाइन सारे आपके गट में ही हैं, ब्रेन से नहीं आ रहे। ब्रेन से आ रहे हैं कुछ, लेकिन 90% सेरोटोनिन आपके गट में से ही है। ओके, तो क्योंकि गट खराब हो गया तो ब्रेन खराब होना, और फिर माइंड आप वैसे डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। एक दिन किसी का पेट साफ ना हो, सारा दिन एकदम हैवी हैवी लगेगा, उसको डिस्कम्फर्ट लगेगा। तो ब्रेन और गट का तो डायरेक्ट संबंध है। और जो लोग आजकल ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं और कर रहे हैं, उनका पेट भी डिस्टर्ब हो रहा है, ब्रेन तो डिस्टर्ब हो रहा है। ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो पेट भी डिस्टर्ब होगा, पेट डिस्टर्ब होगा तो ब्रेन डिस्टर्ब होगा। ये पेट खराब होने को जो हम ये कहते हैं, तो आईबीएस भी इसी को ही कहते हैं या आईबीएस कुछ अलग चीज़ है? हाँ, आईबीएस में क्या होता है कि जो पानी अब्जॉर्ब करता है, देखो दो तरह का होता है। एक तो कॉन्स्टिपेटेड होता है, एक लूज मोशन लगते हैं आईबीएस में, इरिटेबल बाउल मूवमेंट सिंड्रोम आता है। तो जो पानी अब्जॉर्ब करना चाहिए आंतों को, वो अब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, तो लूज छोड़ देगा। बार बार लूज मोशन आएंगे तो सोचता व्यक्ति कि पानी तो पिया 2 गिलास और 10 लग गए, बहुत ज़्यादा। तो आईबीएस में क्या है कि देखो एक ब्रेन है, वो डिस्कम्फर्ट हो गया, उसकी जो मूवमेंट्स है वो डिस्टर्ब हो गई। तो फिर वो बार बार लगता है कि थोड़ा सा मल आया, फिर थोड़ी देर बाद फिर आया। मतलब वो सारा ही गट ब्रेन एक्सिस का ही रोल है इसमें। तो आपने गट को ठीक करने के लिए कपालभाति प्राणायाम बताया। हाँ, कपालभाति, बिल्कुल जी। और क्या क्या चीजें ऐसी हैं? कपालभाति कीजिए आप, अग्निसार क्रिया कीजिए आप, ठीक है। उसके साथ साथ आप माइंड को रिलैक्स करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। गट को थोड़ा और ठंडा करने के लिए शीतली शीतकारी है, जिनको एसिड ज्यादा बनता हो। हाँ, शीतली शीतकारी बहुत बढ़िया, शीतली शीतकारी कर सकते हैं। और अग्नि तेज करने के लिए आपने बताया कपालभाति। हाँ, कपालभाति कीजिए आप, भस्त्रिका बहुत अच्छा है, आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। तो ये आप अग्निसार क्रिया दी बेस्ट। जैसे उड़ियान बन लगाया किसी ने, अग्निसार क्रिया की, तो उससे अग्नि को ही बल मिलेगा। और योगासन कौन कौन से करने चाहिए? योगासन में मुख्य रूप से आप गट के लिए पवन मुक्तासन है हमारा, ठीक है। आप पादहस्तासन हो गया, या फिर उत्तान पादासन हो गया, चक्की चालन हो गई, जहाँ पर आपके पेट पर थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। जितनी भी एक्सरसाइज है जहाँ पर आपकी आंतें स्टिमुलेट हो रही हैं फिर रिलैक्स हो रही हैं, तो किसी चीज़ को स्टिमुलेट रिलैक्स करोगे तो वहाँ के जितने भी न्यूरॉन्स हैं उसके ऊपर जो मल जमा हुआ है वो हटेगा और आपकी गट हेल्थ काफ़ी सुधरेगी। आचार्य जी, आपकी एक लंबी रिसर्च रही है योग आयुर्वेद में, और क्योंकि मैं खुद योग का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि पढ़ा भी है मैंने कि 90% बीमारियां जो हैं पेट से ही आती हैं। तो ऐसी कौन सी भयानक बीमारियां हैं जो आज कल चलन में भी हैं? और इनिशियल लेवल पे तो क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि ठीक है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बन रही है, आजकल यूथ में भी क्या है कि गैस बड़ा कॉमन हो गया है और कब्ज होना बड़ा कॉमन हो गया है। जाहिर से इसका रीज़न तो यही है कि वो फास्ट फूड खा रहे हैं और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, पर आज ये छोटी सी दिखने वाली समस्या भविष्य में क्या रूप लेती हैं उसके बारे में बताइए। तो आप कह रहे थे अलग अलग बीमारियां क्या आती हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी बीमारियां हैं, मैं मानता हूँ 90% से ज़्यादा, क्या 100% ही गट से ही आ रही हैं। सबसे मेन बात क्या है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो आखिर में जा कहाँ रहा है, उसका पेट में मतलब आंतों में जा रहा है। हाँ। आंतों में ही उसका रस अब्जॉर्ब हो रहा है। अब जैसा ही रस अब्जॉर्ब होगा वैसा ही रक्त बनेगा, ब्लड बनेगा, फिर वैसा ही मांस बनेगा, वैसा ही मेद बनेगा, फिर वैसे ही अस्थि, मज्जा, शुक्र, आपका शुक्र तक की भी बीमारियां, सातों धातुओं की बीमारियां आपके गट पे ही निर्भर करती हैं। ठीक है। आप जो खाना खा रहे हो, मान लो आप बहुत अच्छा आहार खा रहे हो, सात्विक खाना खा रहे हो, तो सात्विक रस बनेगा। पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे, मोमोज खाओगे तो वैसा ही रस बनेगा। वैसा ही फिर आपको रक्त की बीमारियां भी वैसे ही होंगी, ईचिंग होगी, ब्लड डिसऑर्डर्स होंगे। उसके बाद मांस की बीमारी, आजकल लाइपोमा बहुत बन रहा है, तो क्या हुआ, मांस का पाचन ही नहीं हुआ। फिर मेद, मोटापा बहुत बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है। कहाँ से डिस्टर्ब हुआ? गट से डिस्टर्ब हुआ। और अस्थि के रोग, ज्वाइंट्स के डिसऑर्डर, कैल्शियम नहीं अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। कहाँ अब्जॉर्ब होगा कैल्शियम? आंतों में ही अब्जॉर्ब होगा विशाल जी। जितने भी विटामिन आज देख रहे हो, B12 की कमी, कहाँ अब्जॉर्ब हो रहे हैं? आंतों में अब्जॉर्ब हो रहे हैं। उसके बाद मज्जा है, बोन मैरो है, स्पम्स है, सारी पावर कहाँ से मिल रही है? आंतों से मिल रही है। तो जितनी भी बीमारी है सारी ही गट पे ही निर्भर करती है। और वात का उद्भव भी आंतों से ही है, मतलब वात का जो स्थान है वो हमारी आंतें हैं। तो आचार्य चरक जी ने एक बार क्या अपने ग्रंथ में कहा, चरक जी ने, कि जो वाता प्रीडोमिनेंट डिसीज है,
50% of the vata predominant disease can be cured by the वस्ती alone. अब वस्ती क्रिया कीजिए, हाथों को आप साफ कीजिए, मैनेज कीजिए, बल दीजिए, आपका 50% वात के डिसऑर्डर कौन से, जो ओवर थिंकिंग है आज के टाइम पे, जोड़ दुख रहे हैं, कमर दुख रहे हैं, आप आजकल बच्चे ऑटिज्म के शिकार हो रहे हैं, एक हाइपर एक्टिविटी रहती है, तुरंत डिसीजन ले जाते हो आप, ये सारा कुछ आपकी आंतों से ही बैलेंस हो रहा है। और ये वात रोग है। ये वात रोग है। तो वात पित्त कफ जैसे 3 श्रेणी है, तो उसमें से वात रोग जो है वो ज्यादातर होता हाँ, है। वात ही प्रधान है। पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगुमल धातु, सारी धातुएं पंगु हैं, मतलब अपंग है। ठीक है। वात ही पित्त और कफ को मैनेज कर रहा है, अलग अलग जगह लेकर के जा रहा है। और वात का मेन स्थान क्या है, आपकी गट। तो गट हेल्थ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गट हेल्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके आचार्य जी, मैंने एक चीज़ देखी है कि जनरली किसी को भी गट इश्यूज होते हैं, लेट से किसी को एसिड बना, किसी को इरिटेशन हो रही है, किसी प्रकार की पेट में दर्द हो रहा है, तो एकदम से एंटासिड और ये लिक्विड जो भी चीज़ें आती हैं, दवाइयाँ आती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा चैनल पे, तो बहुत तरीके की ऐसी दवाइयाँ आती हैं, वो ले लेते हैं और उनको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं या मैंने बहुत लोगों को ये देखा है कि वो इतने यूज टू हो चुके हैं, वो जो रंग अलग से रंग की दवाई आती है ना, तो वो वाली लेंगे और उससे क्या होता है कि उनको एक रिलैक्सेशन मिल जाती है टाइमली, और उन्हें ऐसा लगता है कि गट की कोई दिक्कत ही नहीं। तो क्या इसका असर रहता है हमारी गट पे, क्या ये एक्चुअली काम करती है? आप खाली पेट वाले कैप्सूल की बात कर रहे हैं। हाँ DSR का कैप्सूल, पेंटापेनाजोल वगैरह, अलग अलग बहुत सारे नाम हैं। देखो ठीक है। क्या है विशाल जी, वो जो DSR है, DSR का काम क्या है कि एसिड बनने से रोकना। ठीक है। और एंटासिड का काम क्या है कि एसिड बना हुआ उसको सस्पेंशन करना। ठीक है। तो आजकल लोग DSR ले रहे हैं, खाली पेट आप कैप्सूल खा रहे हो, खाली पेट का कैप्सूल आप कह रहे हो, अलग अलग नाम है, अलग अलग। तो उसका काम क्या है, वो आपकी बॉडी में एसिड बनने से रोकता है। मतलब आपकी जो गट का जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वो अल्कलाइन में, मतलब एसिड इन्वायरमेंट कम हो गया। लेकिन उससे एक बात देखो आप, जो भी आपके विटामिन हैं, विटामिन B12 से लेकर के कैल्शियम से लेकर के अलग अलग विटामिन सारे अब्जॉर्ब कहाँ हो रहे हैं, आपकी आंतों में। और वो अब्जॉर्ब कब होते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट में। आपने एसिडिक वहाँ पे खत्म कर दिया, तो वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहे। तो आप चेक करवाएंगे, जब भी चेक करवाएंगे विटामिन B12 की कमी है, आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है। तो कारण क्या है, लंबे समय से आप DSR ले रहे हो, फिर आप विटामिन B12 कैप्सूल खा रहे हो, फिर आप कैल्शियम की डोज ले रहे हो। तो ये सारा बहुत नुकसान कर रहा है आपको DSR लॉन्ग टर्म में। ओके तो मतलब वो जो एक मैंने देखा है विटामिन D, B12 और ये बहुत तेजी से मतलब सबके कम हो रहा है। हालांकि पहले वाली जनरेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हालांकि हम कंप्यूटर बेस्ड जॉब्स और इंडोर एनवायरनमेंट हो गए हैं, एक तो हम उसको कारण बताते हैं इसका, और सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम DSR और ये सब जो दवाइयाँ ले रहे हैं ये आपको इम्पैक्ट कर रही है आपके विटामिन और उसमें एब्जॉर्प्शन में। डेली लाइफ में अपने को आयुर्वेद की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अपने को इन विटामिन और जो डेफिशिएंसी है इनकी पूरी कर सकती है? अगर आयुर्वेद की नज़र से देखें तो सुबह उठ करके जब हम उठते हैं तो ऊषा पान बताया गया है दिनचर्या के अंदर। खाली पेट आप गुनगुना पानी पीजिए, उकड़ू बैठ के पानी पीजिए, तो उससे क्या होगा, आपकी गट बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, साफ हो जाएगी, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। ठीक है। आपकी अग्नि है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। अग्नि बढ़ेगी तो आपको रोग होंगे ही नहीं। ठीक है। आप खाली पेट उषा पान तो गर्म पानी तो पी सकते हैं। तो उसके बाद आप दिनचर्या में ज्यादा मत कीजिए, आप 10-15 मिनट 20 मिनट तो कम से कम आप एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है। जो लोग कहते हैं कि हमारा सीटिंग वर्क है, टाइम ही नहीं, बोलो 10-15 मिनट टाइम नहीं आपके पास। कहने को बात आती है, भगवान ने 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर दिया और भारत जैसे देश में हमको जन्म दिया। ठीक है। इतनी संस्कृति से जोड़ा, उसके बाद भी इतना बढ़िया सुंदर शरीर मिला है, उसको आप स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं। तो 10-15 मिनट हल्की सी आप एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा बहुत प्राणायाम कीजिए, कुछ आसन बताए मैंने, आप कीजिए, आप उसके बाद आपकी जो गट है वो रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है। अभी हमने जैसे गट के बारे में बात करते हैं तो ये क्या एज के साथ भी ये मैटर करता है कि भाई जैसे एक एज में हमारी गट बहुत हेल्दी है, ये तो हमने बात करी कि आज का जो लाइफस्टाइल है, जो यूथ है वो क्या खा रहा है और उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओल्ड एज वालों के लिए भी यही फॉर्मेट है, जो 40-50 से ऊपर हो गए हैं, उनको किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए या उनको अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें बंद करनी चाहिए जो डेली डाइट का भी हिस्सा है,
जो डेली डाइट में हम घर में ले रहे हैं। एक मैंने अभी बहुत सारे पॉडकास्ट में भी ये सुना है और मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। दूध हम बचपन से देखते आए हैं कि दूध तो पीना ही चाहिए, है ना। कृष्ण जी भी पीते थे, माखन खाते थे, पर अब दूध को बंद करने पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और इसलिए भी कहा जा रहा है कि वो गट के ऊपर इम्पैक्ट करता है। दूध नहीं पीना चाहिए, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये है विशाल जी कि उनको दूध पचाना ही नहीं आ रहा। ओके। दूध देखो बल देता है, हमारे श्री कृष्ण जी दूध पीते थे। अब बात क्या है कि जो मंदाग्नि है उनकी अग्नि मंद हो गई, अब उससे बचने के लिए वो दूध बंद कर रहे हैं। ठीक है। आप अग्नि को बढ़ाइए, आपको दूध भी पचेगा, सब कुछ पचेगा। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आज पॉडकास्ट पे, क्योंकि इस बात में लेकर के बहुत द्वंद छिड़ा हुआ है कि लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए हैं। ठीक है, दूध से रिलेटेड और डायरी प्रोडक्ट जो हैं वो नहीं खा रहे हैं। पर आपका कहना ये है कि ये उनकी अग्नि कम है इसलिए दूध नहीं पच रहा। हाँ जी, ये आपकी रिसर्च कहती है कि भाई हाँ, अग्नि मंद है और दूध पियेंगे तो फिर उनको अलग अलग डाइजेस्टिव इशू दिखेंगे भी सही। ठीक है। आप अग्नि को पहले तीव्र कीजिए, उसके बाद आप दूध खाइए, घी पीजिए, सब कुछ आपकी बॉडी में पोषण देने वाला है। पोषण देने वाला है। हमारे श्री कृष्ण जी भी तो खूब पीते थे। अब आप गट को हेल्थ देखो, अब आपने कहा कि डायरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने, दही बहुत बढ़िया चीज है आपके गट के अंदर फर्मेंटेशन। अब दही की बात आ गई विशाल जी, गलती कहाँ कर रहे हैं लोग? दही के अंदर नमक डाल के ले रहे हैं। हाँ। पहले लोग दही कैसे लेते थे? मीठा मिला करके लेते थे। मीठा मिलाने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया था जिससे दूध से दही जमी, वो लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाता था। नमक से वो मर जाता है। ठीक है। तो गट हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, ठीक फिर कहने कुछ पच नहीं रहा। हाँ, यूजली तो हम देख ही रहे हैं कि दही में नमक ही डाला जाता है। प्रोबायोटिक्स तो खत्म ही कर रहे हैं बॉडी के अंदर। तो दही सबसे बड़ा प्रोबायोटिक है। दही बहुत बढ़िया है। छाछ है, राजस्थान में आप आज भी जाओ छाछ के साथ ही सुबह दोपहर शाम उनको छाछ चाहिए। हालांकि शाम को नहीं लेनी चाहिए दही और छाछ, वो तीनों टाइम ले रहे हैं। अब ये शाम को हाँ क्या नहीं खाना चाहिए, इस बारे में भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। कई लोग सलाद भी शाम को खाते हैं, तो आयुर्वेद की दृष्टि से आप इसे शायद पथ्य भोजन की एक कैटेगरी रहती है और एक क्या ऋतु के अकॉर्डिंग रहती है। पहले मैं ऋतु के अकॉर्डिंग जानना चाहूँगा, फिर पथ्य के विषय में भी मैं बात करना चाहूँगा। जी। तो पथ्य की बात यह है कि आप ऋतु के अकॉर्डिंग, अगर अभी शरद ऋतु चल रही है, आप भादो महीना और सावन का महीना छोड़ करके आप पूरे साल दही ले सकते हैं, लेकिन दही आपको शाम के समय नहीं लेनी। ठीक है। शाम के समय आप दूध लीजिए आप। ठीक है। क्योंकि उसको दूध को पचाने वाले जो हार्मोन्स हैं, जो सीक्रेशन है हमारे डाइजेशन में, वो शाम को ही रिलीज होते हैं। उसके बाद व्यक्ति सो जाता है तो काफ़ी अच्छे तरीके से ऑब्जॉर्ब होकर के पच भी जाता है और बल भी देता है हमें। ठीक है। तो शाम के समय दूध लेना चाहिए, दिन में आप दही लीजिए, छाछ लीजिए। और दूध पीने के बाद या फिर खाना कंप्लीट करने के बाद रात का जो डिनर है उसकी कितनी देर बाद सोना चाहिए, या उन दोनों के बीच में ऐसा क्या करना चाहिए कि डाइजेशन स्ट्रांग हो जाए? कम से कम 1 से 2 घंटे का तो देखो अंतर होना ही चाहिए। ठीक है। अब खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना अवश्य चाहिए। शाम के समय तो देखो जरूरी है। हाँ, कि कोई कहता है कि हम तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता जी, बाहर हमारे पार्क ही नहीं है, तो कम से कम आप वज्रासन में बैठिए आप 10 मिनट 15 मिनट, तो आपका पचना शुरू हो जाएगा। आपका जो सैर पे नहीं जा पाते हैं वो वज्रासन में बैठ जाएं, उससे उनकी अग्नि जो है तीव्र हो जाएगी। बिल्कुल जी। ठीक है। अब पथ्य भोजन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि भाई किसके साथ क्या लेना चाहिए, ऋतु के अनुसार नहीं, जर्नली भी, कि अगर आप ये खाते हैं तो इसके साथ ये नहीं खाना चाहिए। जैसे आपने दही का बताया, दही में नमक नहीं डालना चाहिए आपको। हाँ, दही के अंदर मीठा लेना चाहिए आपको। ठीक है। देखो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, लोग ना सुबह सुबह उठ के कहते हैं कि आलू के पराठे खाने, साथ में दही ले रहे हैं या फिर चाय ले रहे हैं। देखो दोनों ये पत्ते हैं। अब आगे क्या होगा, मूली आ गई तो मूली का पराठा खाएंगे, मूली के साथ चाय लेंगे। देखो मूली के साथ चाय कभी नहीं लेनी आपको। अच्छा। हाँ, जहाँ तक पराठा आ गया, अब चाय ले रहे हैं तो चाय और पराठे का भी मेल नहीं है। ओके। देखो सब कुछ अपत्य ही चल रहा है। अब मैं कुछ कह दूंगा तो सारे कहेंगे सब कुछ बंद कर दिया। तो ऐसे में खाए क्या इंसान? नहीं तो पराठे के साथ में अगर आप दही लेना चाहें तो दही मीठी ले सकते हैं आप, आपको डाइजेस्ट हो जाएगी। फीकी भी ले सकते हैं? मीठी लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। और जहाँ तक चाय की बात है, देखो चाय तो मैं सिरे से ही बता रहा हूँ। चाय आप चाय का एक काम कर लीजिए आप विशाल जी, चाय को सिंपल कपड़े पे डाल के देखिए, दाग उतर जाता है। सफेद कपड़े पे नहीं उतरता। आप और बड़ी बात देखिए, आप जिस
बर्तन के अंदर चाय बनाते हैं, हाँ। चाय बना करके छानने के बाद देखो क्या दिखता है आपको, वो उसके निशान रह जाते हैं, उस पे ब्लैक हो जाता है या फिर वो ब्राउन। हाँ, सामान्य से नहीं उतरते, हाँ आपको सूबी से रगड़ करके उतारना पड़ता है। हाँ हाँ। तो आप सोचिए कि चाय के एक बर्तन में इतने दाग पड़ गए तो अंदर जाके क्या करती होगी चाय। ये तो एक साजिश के तहत भारत के अंदर अंग्रेजों ने चलाई चाय। ठीक है। और आज क्या है कि जब भी जाओ चाय लीजिए, चाय लीजिए, चाय लीजिए। हाँ, ये अंदर ही अंदर हमारे जितने भी गट को सबसे पहले इम्पैक्ट कर रही है चाय। ठीक है। गट को खराब करेगी तो आपको सारी बीमारी ही, देखो जो भी चाय पीते होंगे उसको एसिड जरूर बनता होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एसिड रिलीज हो रहा है, गैस्ट्रिक इश्यूज रहेंगे, अग्नि मंद हो जाएगी। अग्नि मंद हुई तो मैंने आपको कहा कि सारी बीमारियां मंदाग्नि से ही है। तो अल्टरनेट क्या है चाय का? एज अ वेलकम ड्रिंक भी आज पूरे भारत में और बहुत सारे देशों में भी जो चाय सर्व करी जाती है, तो उसका अल्टरनेट ड्रिंक जो हम घर से ही बना सकते हैं वो क्या हो सकता है? देखो पहले के समय पे देखो छाछ चलती थी, ठीक है। जो भी आता था स्वागत में छाछ पिलाया जाता था, नींबू पानी था, शिकंजी था। भारत के अंदर इतनी चीजें हैं आप पिलाने के लिए, लेकिन पिलाते क्या है? चाय। चाय, ग्रीन टी है, आजकल ब्लैक कॉफी चल रही है। तो डॉक्टर साहब ये गट और ब्रेन जो है अपने आप में एक बहुत लंबा विषय है। साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगा कि वेदामृता, जैसे आपने जो ब्रांड, आपका जो ब्रांड है वेदामृता, उसमें आपने बहुत काम किया है डिफरेंट जो आयुर्वेद में मैं कहूँगा कि लॉस्ट विद्याएं थी उनको रिवाइव करने में, या फिर वो मेन स्ट्रीम से हट गई थी क्योंकि एलोपैथी ने बहुत ज़्यादा मार्केट में जो है अपने स्कैन्स और टेस्टिंग और ये सब चीज़ें शुरू कर दी है, तो उसमें आयुर्वेद पे लोगों का विश्वास भी कम हो गया था। पर अब मैंने देखा है पिछले कुछ समय से आयुर्वेद लौट करके आया है। उसमें जो पुरानी विद्याएं थी, जिस तरीके से आइडेंटिफाई करते थे प्रॉब्लम्स को, उस पर बहुत ज़्यादा काम होने लगा है। तो आप कैसे वेदामृता के तहत इन सारी विद्याओं को वापस लेकर के आ रहे हैं? मेनली क्या था विशाल जी कि एलोपैथी में पैरामीटर्स हैं बनाए गए, CBC करवा लीजिए आप, LFT है, KFT है, हमारा ये CT स्कैन है। लेकिन आयुर्वेद में क्या है, अष्टविध परीक्षा होती थी, हमारी 10विध परीक्षा होती थी। तो अष्टविध परीक्षा में क्या है, आपकी नाड़ी है, जीभ है, आपकी आंखें हैं, आपके शब्द से ज्ञान हो जाता था, आपके स्पर्श से ज्ञान हो जाता था। ठीक है। आपकी आवाज को देख कर, आपकी मूत्र की परीक्षा, मल की परीक्षा, सारी आयुर्वेद में भी है। लेकिन क्या है कि सब लुप्त होता जा रहा है। नाड़ी वैद्य आप देखेंगे पूरे भारत भर में मुश्किल से 10 से 15 वैद्य बचे होंगे जिनको एक्चुअल जानकारी है, नाड़ी देख करके जो रोग बता देते थे। अब पहले सब कुछ था, लोग साथ लेकर के चले गए, छोड़ा नहीं। अब आजकल थोड़ा AI का जमाना आ गया, रिसर्च का जमाना आ गया थोड़ा सा। अब आप देखेंगे कि जीभ को देख करके भी आपकी पूरी कुंडली खुल जाती है। हाँ, आपकी जो जीभ है, आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो आपकी जीभ दिखा देती है। जीभ के अंदर साइड में कट लगे हुए तो पता चलेगा जी ओवर थिंकिंग है, बीच में सीधी निशान लगी हुई है तो आपको पता चलेगा आपको बैक की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की है, आगे टिप पे रेड डॉट है तो आपको देखो जी कुछ अंदर विषम ज्वर चल रहा है बॉडी के अंदर, या हार्मोन डिसबैलेंस है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम जीभ को देख करके बता सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमने कोर्स भी बनाए हैं, काफ़ी कोर्स बनाए हैं। तो हम हमारे स्टूडेंट्स को भी ट्रेंड कर रहे हैं, BMS जिन्होंने कर रखी है वो भी ट्रेंड हो रहे हैं। ठीक है। और आम जनमानस के लिए हम काम कर ही रहे हैं।